बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स और मैं हूं शाहिद महमूद। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूं कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, और ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। एक आज खुशखबरी भी है जो आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा कि न्यू पॉलिसीज़ आफ्टर इलेक्शन जो हैं वो तैयब उर्दगान साहब के आने के बाद, जो कि सारी मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी की नज़रें इस इलेक्शन पर थी। तो मैं अभी कुछ कंफर्मेशन ले रहा था जिसकी वजह से मेरे पास अभी वो इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आई, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैं आपको पता ही है कि जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आती मैं आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ। तो आज की वीडियो में जो है वो इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो कि तैयब उर्दगान साहब जीत गए हैं, और इसके ऊपर बड़ी दुनिया की नज़रें थीं, इंक्लूडिंग अमेरिका, नेटो और यूरोप, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, सबकी मतलब नज़रें इस इलेक्शन के ऊपर थीं कि ये इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आने वाला है। इस इलेक्शन का थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूँ कि तैयब उर्दगान साहब वो जो हैं, वो बेसिकली प्रो मुस्लिम्स और वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ की वजह से वो बड़े माशाल्लाह बदनाम है अमेरिकन और वेस्टर्न यूनियन के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर कि जी ये बंदा हमारी पॉलिसीज़ को एडमायर नहीं करता या उसको फॉलो अप नहीं रखता। और दूसरी जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट नहीं सॉरी सेकुलर पार्टी थी, तो जिसकी बुनियाद कमाल अतातुर्क ने रखी थी, और ये उसी पार्टी के साथ इनका काफ़ी क्लैश था। तो ये सेकुलर जो है ना, सेकुलरिज्म को लाने के लिए एलजीबीटी वगैरह ये वो सारा उसके सपोर्टिव थे। तो इसी बेस पे ये बहुत बड़ा क्लैश था। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बेसिकली इलेक्शन था ना बिटवीन इस्लामिक एरा और दूसरा वो जो है ना एक मॉडर्न मॉडर्न जो है एलजीबीटी एरिया, उसको कंसीडर आप कर सकें कि ये मतलब एलजीबीटी एरिया इस सेंस में मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये इनका मेन फोकस था। तो सेकुलरिज्म और इस्लामिक जो है ना, ये एक्चुअली ये इलेक्शन था। तो अब पहले इलेक्शन में तो डेफिनेटली जो 15 को इलेक्शन हुआ उसमें तो जो इनका ये रूल है कि कोई भी प्रेसिडेंट तब तक नहीं बन सकता जब तक वो 50% से अबव जो है वो इलेक्शंस जो है ना तो वो वोट्स नहीं लेता। और डेफिनेटली वो 49.52 आई थिंक थे, तो मतलब 0.5 का डिफरेंस था, तो इस वजह से ही वाज नॉट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट। तो फिर जो बाई इलेक्शन हुआ 28 को, तो उसमें जो है उनकी एक जो बीनियर पार्टी थी नीचे, जो उनके साथ कोलेशन हुआ, और काफ़ी डिटेल्स है लेकिन उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो खैर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। वैसे भी सियासत हमारा एजेंडा नहीं है। एग्जैक्टली वो हमारा एजेंडा नहीं है, और कम से कम ऑन द कैमरा मेरा नहीं है, क्योंकि यस। ऑफ द कैमरा तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, ये था कि जी उर्दगान साहब की जो पहली स्पीच थी उसमें भी उन्होंने आते ही आपने शायद सुना हो कि उन्होंने ये पहला वर्ड जो यूज किया वो था बाय बाय कमाल। तो वो कमाल जो है बेसिकली एक तो था वो जो उनका कंपटीटर था, और बेसिकली सेकंड जो था वो कमाल अतातुर्क से था कि इनकी बेसिकली उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसका उनका फोकस था। खैर, अभी तैयब उर्दगान साहब के साथ ये एक बड़ी एक जो इनकी है लीनियंसी टेंडेंसी, वो है बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज के साथ, स्पेशली पाकिस्तान के साथ आपने भी देखा होगा, उसके बाद मलेशिया के साथ, रशिया के साथ, सऊदीया के साथ, और ये ईरान के साथ इन्होंने बहुत अच्छा एक मीडिएटर का किरदार अदा किया। और तुर्की बेसिकली उसकी वैल्यू इसलिए ज्यादा है कि ये मिडिल ईस्ट को जो है वो यूरोप के साथ, वेस्ट के साथ कनेक्ट करने का ये बॉर्डर एरिया आप समझ लें कि यहाँ से ही सारे कनेक्शन होते हैं। बासफोरस उसमें है, आपको पता है कि बासफोरस का भी जो सबसे ज्यादा जो जितनी भी ट्रेडिंग जो है ना ट्रांजैक्शंस, वो सारी बासफोरस के थ्रू होती हैं। तो एक बहुत बड़ा इलेक्शन था, और इसमें तो बल्कि जो बाइडन ने ये भी कहा था कि हम जो है इनकी जो अपोजिट पार्टी है उसको, उसने बड़ा ऑन द रिकॉर्ड जो है ना उसने बोला था कि हम इन्वेड करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उर्दगान ना जीते।
तो अच्छा हाँ एग्जैक्टली मैंने उसकी स्पीच सुनी है वो बकायदा ऑन रिकॉर्ड बोल या दिया या ही वाज टॉकिंग ऑन द रिकॉर्ड दैट वी आर टोटली कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस कमिंग इलेक्शंस इन द टर्की एंड वी डोंट वांट टू Erdogan to be elected for the next ओके era। ओके तो ये एक बहुत बड़ा मतलब क्लैश था। वो अमेरिका बहादुर जो है दिल छोड़ जाता है, वो बेसिकली उसका काम है ना कि जहां पे उनके खिलाफ होता है। और एक और जो बड़ी मेन वजह है कि एर्दोगान साहब के खिलाफ क्यों है ये लोग, क्योंकि ये जो सीरिया में जो शाम के अंदर जो जंग चली हुई है ना, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडे के अगेंस्ट मतलब उसकी वजह से स्टार्ट हुई। और टर्की ने बेसिकली उसमें अपनी जो है ना वो आर्मी डिप्लॉय करके तो उसको कंट्रोल किया हुआ है कि ये शाम के अंदर जो कत्ल वारत बहुत ज्यादा हुआ था शामी मुसलमान भाइयों का हमारे, तो उसको रोकने के लिए भी बहुत ज्यादा इसका इनका किरदार था, तैयब एर्दोगान साहब का था। फिर वो आगे पिछले दिनों जो एक बहुत बड़ा हादसा जो हुआ जल्जले का, उसमें 8 सिटीज जो है ना वो मतलब जमीन बोझ भी हो गया, बहुत से लोगों की डेथ हुई। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक था इनके लिए चैलेंज कि उसको हमने कोप अप कैसे करना। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये आप हैरान होंगे कि जिन इलाकों में जल्जला आया था उन इलाकों में तैयब एर्दोगान साहब की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उन्हीं इलाकों से ये ज्यादा जीते। क्योंकि मुझे यूं लगता है कि ये बंदा बहुत एहसास करता है अपने लोगों का। नहीं, वो बेसिकली अपने लोगों का तो एहसास करते ही करते हैं ना। देखें आप अगर ये देखें जो दूसरे हैं जो सेकुलर हैं, ये नहीं कि वो अपने लोगों का एहसास नहीं करते। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो वैल्यूज है ना, जो हमारी बेसिक वैल्यूज हैं, कह ले इस्लामिक वैल्यूज है। रूट वैल्यूज हैं। अब देखो हाँ मैं हाँ अगर मतलब एक मुसलमान और नॉन मुस्लिम के दरमियान डिफरेंस क्या है? शक्ल एक जैसी है, सब कुछ एक जैसा है, दाढ़ी जाए तो वो भी एक। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो जब तक वो अपने बोलेगा और वो अपनी वैल्यूज को डिफाइन करेगा तो तब उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि यार दी ही इज अ मुस्लिम बाय हिज टॉक्स, और ये उसके एक्शंस हैं उसकी वजह। तो ये एक बहुत बड़ा क्लैश था। खैर लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है जी, काफी लोगों ने बोरिया बिस्तरा बांधा हुआ था कि हो सकता है कि एर्दोगान साहब हार जाएं और हमें यहाँ से भागना पड़े। और क्योंकि ये जो वेस्टर्नाइजेशन कल्चर है वो बहुत ज्यादा इन्वेड कर चुका है। खैर ये तो थी एक मतलब जो डिटेल्स, और उसके लिए मैं अभी ज्यादा इन डेप्थ इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि इन दोनों पार्टीज का और ये पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उनको हमारा उससे लेना देना कोई नहीं है। तो हुआ टाइम तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को बता सकूं कि एक्चुअल जो है वो इनका बेसिक कंसर्न कहाँ पे है। तो आते हैं अब वो खुशखबरी की तरफ जो मैंने आपसे पहले अर्ज की थी इंट्रोडक्शन में, तो वो ये थी कि जनाब टीआरसी ओपन हो गई है और जितने भी हमारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं उनको टीआरसी मिलना शुरू हो गई है। परसों मेरे एक दोस्त को टीआरसी मिल गई है अप्रूव होके। तो मेरी आज ही उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी टीआरसी ओपन हो गई है। कल मुझे एक दोस्त थे फैसलाबाद से, आई थिंक मेरे व्यूअर भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अक्सर मुझे कॉल पर गपशप होती रहती है। उन्होंने मुझे पूछा था कि जी टीआरसी पता नहीं ओपन हुई है कि नहीं, तो मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली है तो शायद भाई आप कंफर्म करें। तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हैं। तो मैं भी ये था कि मैंने जब तक मुझे इसका प्रॉपर जवाब अभी तक नहीं मिला तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई उसके ऊपर। लेकिन टीआरसी ओपन हो गई है। अभी ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है कि मैंने इसको प्रोसेस नहीं किया, लेकिन मेरे बहुत जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने जो मुझ पे जिनका मतलब ट्रस्ट है और मेरा उन पे ट्रस्ट है, तो उसकी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा है कि जी आज ना 2 दिन पहले जो टीआरसी एक अप्रूवल हो गया बन के बस प्रिंटिंग के लिए गई हुई है अनकरा। तो ये था वो प्रोसीजर। अभी आने वाले वक्त में टीआरसी ओपन हो रही है तो डेफिनेटली यू कैन स्टे इन द टर्की लीगली ओवर देयर। आफ्टर इलेक्शंस कोई महंगाई में भी कमी आई है कि नहीं आई? लीरा और गिरा है। लीरा और गिरा है। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका ने अपना जो डॉलर वहां पे जो डिप्लॉय किया हुआ था उसको निकालना शुरू कर दिया है टर्की में। जी, टर्की में से। ओके क्योंकि वो बेसिकली ये इकोनॉमिकल तरीकाकार है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज का जो प्रोसीजर है, शायद मैंने आपको कभी पहले भी डिस्कस नहीं, आपको आप तो खैर जानती है मेरा फील्ड है ये। तो करेंसीज कैसे गिरती हैं कैसे ऊपर जाती हैं, ये एक पूरा इसके पीछे फिनोमेना होता है कि आपके जो रिजर्व्स हैं फॉरेन रिजर्व्स होते हैं और जो आपके पास दूसरे मतलब अपने जो है ना कह सकते हैं आपके अल्टरनेटिव रिजर्व जितने भी होते हैं उनकी बेसिस पे आपके करेंसी की वैल्यू बनती है। तो ये रिजर्व जो हैं उनमें से डॉलर भी एक है और बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि पूरी वर्ल्ड में जो ट्रेड है वो डॉलर की बेस पे हो रही है। तो डॉलर को जब अमेरिका अपना विड्रॉ करता है तो डेफिनेटली उसकी जो करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू होती है। तो आफ्टर इलेक्शन जो है अमेरिका ने ये एक हरकत की है।
तो उसका कोई इशू नहीं, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आने वाले वक्त में। उम्मीद बड़ी है कि ये 1 साल कम से कम लगेगा कि 1 साल के बाद ये लीरा अपनी जो है वो वापस रिवाइवल की तरफ शुरू हो जाएगा। तो दूसरा आपको भी पता है कि इकोनॉमिकल क्राइसिस जो आते हैं उसमें सारे कंट्रीज में इन्फ्लेशन होती है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये बात कभी भी समझ नहीं आई। याद है आपको जब हम टर्की में अभी हमें गए हुए तकरीबन 6 मंथ्स हुए थे, तो आपने कहा था कि अभी लिरा गिरने वाला है और यहाँ पे आके स्टॉप लगेगा। तो मुझे ये कभी भी समझ नहीं आई कि किसी को बहुत कैसे से पता लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, काफियों ने पैसा कमाया भी इस पे था। हाँ, तो बिल्कुल। उन्होंने पूछा कि ये आप मतलब कितना अगर हम खरीदें तो खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, कैसे करना चाहिए? जी जी। और जिन लोगों ने उस चीज़ पे अमल किया उन्होंने काफ़ी प्रॉफ़िट भी उठाया। तो ये कैसे पता चलता है कि मतलब गिरेगा, नहीं गिरेगा? ये मतलब ये कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। असल में 2005 से लेके ना ऑनवर्ड टिल द टाइम मैं हूँ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स ट्रेडिंग का मेरा फील्ड रहा है, और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम इन जो है ना फॉरेन एक्सचेंजेस और करेंसीज और इकोनॉमीज जो डिफरेंट कंट्रीज की जिनके साथ हमारा होता है, तो मैं उनको स्टडी करता हूँ कि बेसिकली अगर करेंसी गिरी है तो किस बेसिस पे गिर रही है। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जॉबलेस क्लेम्स होते हैं, जॉबलेस कितनी आई हैं इस दफ़ा। मतलब पाकिस्तान में अगर जॉबलेस लोग ज़्यादा हैं तो करेंसी डीवैल्यू हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, जीडीपी कम हो रहा है। ठीक है। तो जीडीपी अगर कम होगा तो उसका वो होगा, तो ये बड़ी चीजें होती हैं। ऑयल रिजर्व्स आपके कम हो गए, आज जो पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स मिल जाएं और उनको जैसे ही स्टेट बैंक के अंडर जो है उसका दिया जाएगा, डेफिनेटली रुपया ऊपर चलें, जाएगा। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती, ना ही मेरा ये इसमें आपका फील्ड भी इंटरेस्ट नहीं है। है। लेकिन अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई, हाँ, तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको ये हमें इन्फॉर्मेशन देनी असल पड़ेगी। में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनको मैं ऑलरेडी ट्रेन भी करता हूँ, और वो मेरे पर्सनल मतलब ज़ाती लिंक्स हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग भी दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने जो अब मेरा काम है, मैं ड्राइविंग सिखाता हूँ। अब वो गाड़ी ठोके या ना ठोके उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम है यहाँ ड्राइविंग पे मैं सिखाना। क्लियर कर दूँ कि ये एग्ज़ाम्पल है गाड़ी सिखाते, ये ना हो कि कॉल्स आनी शुरू हो जाएँ कि कि भई हमें मुझे भी ड्राइविंग का ड्राइव सिखाते, ये एग्जांपल है जी। ये एग्ज़ाम्पल है। हाँ, चलें, तो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आप लोगों को से के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो कोशिश करेंगे कि हम लाइव सेशन अब स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर माशाल्लाह अब तो काफ़ी अच्छे, काफ़ी बर्थ हो गई है, तो अब काफ़ी चैनल का टाइम हो गया। तो जो लोग हमारे साथ सब्सक्राइब होंगे हम उनको लाइव सेशंस में भी लेंगे। और एक और हमारा एक आइडिया है जिसके ऊपर आने वाले वक्त में हम अनकरीब काम शुरू करने वाले हैं, वो ये है कि डिफरेंट कंट्रीज में जो हमारे भाई बैठे जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो भी मेरे साथ आए, हम बैठ के उन कंट्रीज की इकोनॉमी, जैसे मैं टर्की को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उसके बाद अभी मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो दुबई और इसकी दूसरे कंट्रीज की तरफ जाने का है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि वो उन इकोनॉमीज को हम वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे मतलब जो जो प्रोसीजर्स हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो काइंडली अगर और जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी एग्जैक्टली वो डिफाइन उसमें करें। सबको जो है ना जो भी इंफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का बनाने का मकसद ही ये था कि हम सिर्फ टर्की के ऊपर फोकस नहीं है, हमारा ये व्लॉग है मल्टीपर्पज, जिसमें लोगों को इनकम के सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज हम बताएंगे और उसकी बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ठीक है। तो अभी ये सारी सूरत हाल है, बाकी अल्लाह खैर करे। एक दफा फिर मुबारक हो आप लोगों को तैयब उर्दुगान साहब के जीतने की, और टीआरसी पाकिस्तान के ओपन लिए होने भी की। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे हक में अल्लाह बेहतर पाक करे। सबके लिए बेहतर करे, और पाकिस्तान के जो हालात हैं अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाए। मैं यही कहूँगा कि जी ये हमारा घर है, ये हमारा मुल्क है, ये यहाँ पे हमारा मरना जीना है। तो अल्लाह पाक हमारे घर की हिफाजत जैसे भी है, जिस हालात में भी है हमारा घर है, हमें इससे मोहब्बत है, हमारी जान यहाँ पे है। तो अल्लाह पाक इस घर की हिफाजत फरमाए, और तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब की जो है ज़िंदगियाँ और उनकी फैमिलीज़ को अल्लाह ताला महफूज फरमाए। आजकल के क्राइसिस में बहुत से लोग परेशान हैं, तो अल्लाह पाक अपना करम और रहम फरमाए। तो इस दुआ के साथ इस चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।